नमस्कार अभिषेक जी, आपसे ये मालूम करना था हमें कि एमसीडी के 2 काउंसलर यहाँ पर हैं, वार्ड 21 और वार्ड 22 में। अभी तक का उनका कार्यकाल और उनकी गतिविधियाँ, या कहें कि वो किस तरीके का काम कर रहे हैं एरिया के अंदर, उसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? बिल्कुल संजय, मैं आपको बता दूं, 221 में हिमांशी पांडे जी हैं हमारे काउंसलर, और 222 में संतोष पाल जी हैं, दोनों बीजेपी के काउंसलर हैं। मगर ये बड़े हंसने वाली बात है कि 3 साल इनके निकल गए कार्यकाल के, चौथे साल में ये प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन 3 साल का अगर कार्यकाल का ब्यौरा देखा जाए तो बिल्कुल 0 वर्क हुआ है, कोई काम इनका नहीं हुआ है। और ना ही एमसीडी का जो प्रॉपर काउंसलर का वर्क होता है वो कोई काम नहीं किया इन लोगों ने, कोई काम नहीं है। ना नाली का काम हुआ, ना एमसीडी का जो सड़क का डेवलपमेंट उसका काम हुआ, ना कूड़े का रख रखाव का काम हुआ। अगर बारिश होती है तो कूड़े से इतनी बदबू आने लगती है, आप जाएंगे देखेंगे पुश्ते वाले रूट पे कूड़े का घर है, इतनी सारी कूड़े से बदबू आती है। बारिश आती है तो वहाँ पे लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। बारिश होगी तो इतनी हवाएँ आती है, उल्टी हवा बहती है, जिसमें आपको रमेश पार्क, किशन कुंज वार्ड में और ललिता पार्क के लोगों का बदबू से बुरा हाल हो जाता है। तो उसका कोई भी संरक्षक इन्होंने नहीं किया है, कोई वर्क काम नहीं है। ना पार्क का काम किया, ना स्कूल का काम किया। केवल अगर इन्होंने काम किया तो अपना काम किया, अपना पेट भरा, इसके अलावा कुछ नहीं करा रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि ये काम क्या कर रहे हैं? देखो जी, इनका काम एक ही है, जो यहाँ पे बिल्डिंग बनती है, जो अनऑथराइज बिल्डिंग बनती है, सैंक्शन प्लान से बिल्डिंग बनती है, जो गरीब दबके लोग हैं जो अपने मेहनत से पैसे बनाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, उसी अपनी छत की रिपेयरिंग और घर की रिपेयरिंग करते हैं। उसमें इनके काउंसलरों का एक लड़का होता है और एक एमसीडी से जेई होता है, जो अभी तक 221 और 22 में के गुप्ता नाम का जेई है यहाँ पे। ये लोग मिलके बिल्डिंगों पर चले जाते हैं और ये कहते हैं भैया इनके लड़के होते हैं और जेई साहब होते हैं, भैया 1000 रुपये गज के हिसाब से रेट फिक्स कर रखा है, इसके पैसे दे दो। और आदमी पैसे नहीं दोगे तो डिमोलेशन ऑर्डर पास कर देंगे, इस बिल्डिंग को तोड़ देंगे। आदमी डर के माने इन्हें पैसा देता है और उसी पैसे से जेई साहब के हिसाब से मिलजुल के अपना इनका कारोबार बढ़ रहा है। यही डेवलपमेंट हुई है और कोई डेवलपमेंट नहीं है। जो कितने पैसे किस बिल्डिंग से आए, कितनी बिल्डिंगें बन रही है, किस बिल्डिंग वालों ने पैसे नहीं दिए और किसने दिए हैं, इसी का लेखा जोखा है इन लोगों के पास, और इसके अलावा कोई लेखा जोखा नहीं है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि बेसिकली ये लोग बिल्डिंग बनाते हैं, या जो बिल्डर्स बिल्डिंग बना रहे होते हैं या रिपेयर कर रहे होते हैं, सैंक्शन प्लान हो, अनसैंक्शन प्लान हो, चाहे नक्शा पास हुआ है या नहीं हुआ है, उसके ऊपर ये अपने तंत्र के हिसाब से लोगों से अवैध वसूली करते हैं, या फिर उनको डरा धमका कर, डेमोलेशन का डर दिखा के ये सारी चीज़ें करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये यही वर्क करते हैं। क्या है कि ये अवैध वसूली है एक तरीके से। अवैध वसूली में बिल्डिंग बन रही है, 50 गज का कोई बिल्डिंग बना रहा है, भैया 1000 रुपये गज से 1 लिंटर का 50,000 रुपया हो गया, आप हमें दे दीजिए, नहीं तो ये बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी। और बिल्डिंग में लोग पैसे लगाते हैं, अगर बिल्डिंग टूटती है तो नुकसान है। तो ये क्या करते हैं, बिल्डिंग तो एमसीडी बुक कर ही लेती है, पैसे फिर भी देने पड़ते हैं लोगों को। और देने के बाद ये होता है, अगर ये काउंसलर हैं और लोगों के हित की बात सोचते हैं, एक बिल्डर बिल्डिंग बना के यहाँ से चला जाता है, उसको ये कहें जो सैंक्शन प्लान के अकॉर्डिंग बना, जिनकी पुरानी बिल्डिंग हुई वो रिपेयर कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। सरकार भी ये कहती है रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ों की ज़रूरत है। लोग अपने मकान ही तो बना रहे हैं। अगर विदाउट लॉ के अगेंस्ट बना रहे हैं तो उसको ये बताएं, जेई को बोलें, जेई इनके अंडर आता है, जेई को बोलें जो भाई ऐसे नहीं, ऐसे हो रहा है काम, तो जेई को नहीं बोलना है। पैसे कितने आ रहे हैं ये पूछने हैं जेई से, जो जेई पैसे नहीं देगा उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ से। तो इन चीज़ों का काम है। दूसरी बात आपको बता दो, जो बिल्डर्स हैं, ये बिल्डरों की और काउंसलरों की सांठगांठ होती है। इसमें क्या, बिल्डिंग बनेगी, बिल्डर बेच के चला जाएगा। अब उसमें क्या है, आम पब्लिक जो यहाँ रह रही है, जिन्होंने वोट दिए वो बिल्डिंग खरीद ली, अब बिल्डिंग उसके बाद टूट रही है,
उसके बाद बिल्डिंग सील हो रही है, उसके अलग से पैसे चाहिए एमसीडी को, उसको अलग से पैसे लेते हैं। सीलिंग हो गई है और सील को खुलवाने हैं तो जेई साहब से बात कर लो, सील खुल जाएगी, बिल्डिंग बिक गई। अब जो खरीद लिया वो मुसीबत में, अपनी पूरी ज़िंदगी का जमा पूंजी उसने लगा दिया एक फ्लैट खरीदने में, उसके बाद वो एमसीडी के चक्कर मार रहा है, कोर्ट के चक्कर मार रहे हैं। अब बिल्डर साहब, जेई साहब और काउंसलर साहब के मामला हो गए कंप्लीट। तो इसमें ये नहीं कह सकते जो काउंसलर लोग अपना पीछा छोड़ा लें, क्योंकि एक काउंसलर एक वार्ड में ये सारे नियंत्रण उनके अंदर आता है, ये सब कुछ उनको देखना होता है, बाय लॉज के अंडर सब कुछ देखना होता है, जो कहाँ बिल्डिंग बन रही है, कहाँ क्या हो रहा है। तो ये सब अगर बन रहा है, अगर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं काउंसलरों का संरक्षण भी प्राप्त है उसमें। एक तो हम 221 वार्ड की बात करते हैं, एक मोनू नाम का लड़का है जो उसका ओरिजिनल नाम है मनोज कुमार दुबे, जो कि एमसीडी में कई बार आरटीआई डाके पूछा गया जी मनोज कुमार दुबे कौन है, आपके एमसीडी में क्या काम करता है, आज तक डिटेल नहीं आई। वो कहते हैं कि हमारे ऑफिस में कोई काम नहीं करता, लेकिन के गुप्ता जो जेई हैं उनके साथ परमानेंट घूमता है। अब परमानेंट जो भी बिल्डिंग होती है उस बिल्डिंग पर जाता है, ना वो बेलदार है ना एमसीडी का एम्प्लाई है, पता नहीं किस पर्पज से घूमता है, क्या लेना देना होता है उसकी। वो बिल्डिंगों को फोटो तक खींच के लाता है, जहाँ बिल्डिंग बन रही है वो किसका आदमी है यही नहीं पता चलता। वो काउंसलर ने उसे अपॉइंट कर रखा है या जेई साहब ने अपनी प्राइवेट आदमी अपॉइंट कर रखा है, यही नहीं पता चलता। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि एमसीडी में ऐसे कौन से अधिकारी हैं या कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जो इस नेक्सस का पूरा मतलब एक तरीके से आधिपत्य है जिनका इस मामले में? देखिए जी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना आधिपत्य जो होता है ना वो जेई का होता है बिल्डिंग लाइन में, वो हर एक वार्ड में होता है। जेई का ही काम होता है बिल्डिंग को देखना, बिल्डिंग को निरीक्षण करना, कहाँ बिल्डिंग बन रही है। तो ये जेई सबसे ज़्यादा जो है ना इस बिल्डिंग के कारोबार में, अगर बिल्डिंग किसी तरीके की नुकसान होती है और किसी तरीके की अवैध वसूली होती है, उसमें सबसे ज़्यादा जेई ही लिप्त होते हैं और जेई होते हैं सब कुछ इसमें। तो हर वार्ड के जेई अलग हैं या कुछ 4 वार्ड 3 वार्ड मिला के तब एक जेई बनता है? नहीं, इसमें ऐसा होता है, जेई जो है ना वहाँ पे जो डीसी होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उनके हिसाब से जेई का ट्रांसफ़र होता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता चारों वार्ड का एक ही जेई हो, अलग अलग वार्ड के भी होते हैं और कई जेईओं को कई वार्ड दिए होते हैं, एक नहीं, एक विधानसभा का ही हो, कई विधानसभाओं का जो होता है वो जेई होता है। कई वार्ड, 5 वार्ड का भी जेई हो सकता है, 6 वार्ड है उनके भी जेई हो सकता है, 2 वार्ड के भी जेई हो सकते हैं। तो हर एक वार्ड में अपने वो डीसी साहब के ऊपर डिपेंड करता है, एक्शन साहब के ऊपर डिपेंड करता है जो कितने जो है ना वार्ड देने हैं एक जेई को। 221-222 के जेई कौन है? 221 और 222 वार्ड के जेई के गुप्ता हैं। के गुप्ता तो वही है ना जो मेरे ख्याल से 3-4 बार मेरे ख्याल से पहले भी सस्पेंड हो चुके हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये के गुप्ता हुए हैं जो यहाँ पे एक बिल्डिंग गिरी हुई थी, बहुत बड़ा हादसा हुआ था। हाँ। जो ललिता पार्क वाली, वो हादसे के बाद वो जेई साहब आए थे। उसके बाद वो जो जेई साहब पहले यहाँ लक्ष्मी नगर में ही रहे, उस थोड़े दिन पे उनका ट्रांसफ़र हो गया था। उसके बाद वो चले गए थे सहादरा, श्यामलाल कॉलेज के पास नॉर्थ है, सहादरा नॉर्थ में, वहाँ पे भी वो सस्पेंड हुए थे। उसके बाद सादरा साउजन बिल्डिंग 1 में आए थे, वहाँ भी वो सस्पेंड हुए थे। उन्होंने मेरे हिसाब से, जो मेरे नॉलेज है, 4 बार वो सस्पेंड हो चुके हैं इस काम में, और 4 बार सस्पेंड होने के बाद ये फिर से जो है 221 वार्ड में जेई आए हैं के गुप्ता जी। अच्छा, जैसे कि सभी को मालूम है कि डीडीए ने एक एसटीएफ भी बना रखी थी, तो आजकल वो एसटीएफ कहाँ है? क्योंकि उसका कोई कार्य तो सुनाई देता नहीं, ना समझ में आता कि क्या कर रहे हैं वो लोग, ना ही डीडीए इस मामले में इंटरफेयर कर रहा है, ना ही एमसीडी कोई इसमें इंटरफेयर कर। तो फिर ये अधिकारियों की ज़रूरत क्या है? अगर ये इंडिविजुअली सारी चीज़ें चलनी हैं तो इतने सारे लोगों को सैलरी देके एमसीडी क्या कर रही है? देखिए जी, एसटीएफ बनी थी ये जो भ्रष्टाचार है ना इसको रोकने के लिए, भ्रष्ट कामों को रोकने के लिए, और गैर कानूनी तरीके से जो पैसे की वसूली हो रही थी और गैर कानूनी तरीके से जो बिल्डिंगें बन रही थी, सरकारी ज़मीनों पर अवैध बिल्डिंगें बन रही थी, उसको रोकने के लिए एक एसटीएफ का गठन किया गया था। वो एसटीएफ का जो चेयरमैन है, डीडीए का जो वीसी जो था वो इसके चेयरमैन था। उसमें ये डिसाइड किया गया था जिस जेई के कार्यकाल में जो बिल्डिंग बनेगी
और जो बिल्डिंग अवैध होगी वो उस जेई को पनिश करा जाएगा, जो भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी उसके अगेंस्ट ली जाएगी। मगर होता क्या है, वहाँ तक तो ये पहुँचने नहीं देते एसटीएफ पे, और एसटीएफ से कोई कंप्लेंट आती भी है तो ये क्या करते, कहते हैं हाँ जी, एसटीएफ जब कभी पूछती है तो ये कहते हैं हाँ जी हमने चार्जशीट कर दी है। मगर चार्जशीट का खेल आपको बता दूँ जी, ये जैसे के गुप्ता के खिलाफ 4 चार्जशीट हुई, 4 बार सस्पेंड हुआ, और यह कहता है चार्जशीट होती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर देते हैं, थोड़े दिन के लिए बैठा देते हैं, कुछ दिन बैठ जाते हैं, हाफ सैलरी उनको मिल जाती है, उसके बाद वो चार्जशीट में ये पता नहीं क्या लीपापोती करते हैं, वो चार्जशीट में वो बरी हो जाता है, फिर को उसको दोबारा जो है ना डिपार्टमेंट दे देते हैं, जा जाओ भैया यहाँ काम कर लो, बिल्डिंग लाइन में, कन्वर्जन में, किसी भी डिपार्टमेंट में उसको बैठा देते हैं और काम करने लग जाते हैं। मैंने तो आरटीआई के थ्रू मांगी थी, जब 4 बार सस्पेंशन हुई और चार्जशीट आई, उसमें चार्जशीट में ऐसा क्या ऑर्डर पास हुआ, स्पीकिंग ऑर्डर पास हुआ जिसमें वो बरी हो गया, अभी तक कॉपी नहीं मिली मुझे। जो क्या ऐसे ऑर्डर पास करे और कौन सी इंक्वायरी इन्होंने करी थी जो इंक्वायरी में बरी हो गई, कौन से एविडेंस कलेक्ट करे थे, किस कंप्लेंट के तहत उसे सस्पेंड किए और चार्जशीट बनाई, और किसके एविडेंस करने के बाद और कौन सी ऐसी उन्होंने इंक्वायरी करी जो इसको चार्जशीट से बरी कर दिया और उसे ले आए वहाँ पे। कुल कहने का मतलब ये है कि ये पारदर्शिता की पूरी कमी है, जिसको हमारी दिल्ली गवर्नमेंट हो या मोदी गवर्नमेंट हो, हमेशा पारदर्शिता इन चीज़ों पे जो बातें करती है वो कहीं कहीं कमी नज़र आती है। देखो जी, पारदर्शिता तो एमसीडी डिपार्टमेंट तो है ही नहीं। आप किसी की अगर रिप्लाई फाइल कर दो एमसीडी में और वो कोर्ट में चला जाए और उसे पूछा जाए, हम दिखा दे देखो जी ये रिप्लाई फाइल करी थी, आपके पास आई थी, तो एमसीडी कहती नहीं मेरे पास तो आई नहीं थी। उनके डॉक्यूमेंट का कोई पता नहीं चलता, वो ना उनका कोई पारदर्शिता है, उनमें जूते घिस जाएंगे मगर आपको कुछ नहीं मिलेगा। किसी भी पूछ लो क्या है, आरटीआई डालने के बाद जवाब नहीं आ रही है, जो चार्जशीट में क्या हुआ, कैसे बरी कर दी उसे। कितना टाइम हो गया आपको डाले हुए? नियर अबाउट 1 मंथ से ऊपर हो गया है। अभी तो ये कोरोना का बहाना है ना इनके पास। चाहे जो भी बहाना हो, बहाना कोरोना हो, कोरोना में भी तो ऑफिस चली रही है ना। कोरोना में जब जेई इलाके में घूम सकता है, कोरोना में बिल्डिंग बुक हो सकती है, कोरोना में आजकल एक आध बिल्डर्स हैं जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, जिससे लेबरों की मजदूरी हो रही है, थोड़े बहुत उनका घर जल रहा है, चूल्हा जल रहा है, तो ये जेई तो इलाके में घूम घूम के उन लेबरों को भगा देते हैं, कहते हैं काम मत करो, नहीं तो मुझे पैसे दो। पैसे से काम करेंगे, अपनी घर बनाएंगे, लेबरों को देंगे कि इन्हें देंगे, तो इन्हें देने के लिए सबसे पहले पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा। कोरोना में भी तो कोरोना में क्या आरटीआई डालते हैं, कंप्लेंट डालते हैं, तो उस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, उस पर भी सुनवाई होनी चाहिए। ठीक है, आज कोरोना है, इसके पहले तो कभी कोरोना नहीं था, ये 3-4 महीने से जो चल रहा है। और पारदर्शिता की तो इतनी कमी है, जो गवर्नमेंट हो, अब बीजेपी गवर्नमेंट की बात करते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट पे अगर कुछ भी बीजेपी के अगेंस्ट आपने बोल दिया तो आप देशद्रोही हैं, आप असामाजिक हैं, आपको ये बात करने का तरीका नहीं, आप ऐसे बात करते हैं, तो ये तरीके से हम क्षुब्ध हैं। हर एक आदमी का राइट है किसी भी चीज़ में पूछने का, करने का। आपके पास है, आप पारदर्शिता बता दीजिए, आप कह दीजिए हाँ जी ये चीज़ है, लेकिन नहीं, आपने अगर क्वेश्चन मार्क किया तो किया क्यों, इस बात का पहले जवाब देना है, बाद में किसी। तो ये सब छुपाने वाली बात चली है, ये राजनीतिक लेवल की बात है, ये बड़े राजनीतिक लेवल की बातें चलिए, लेकिन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो क्यों छुपाती है? प्रशासन कुल कहने का मतलब। हाँ, प्रशासन क्यों छुपाती है? उन्हें छुपाने की क्या ज़रूरत है? उन्हें तो जो चीज़ें देनी पड़े, आज नहीं देंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, PIL डालेंगे, रीट डालेंगे, इन सब चीज़ों में डालेंगे, फिर तो देने पड़ेंगे ना। हाँ, लेकिन ये जो शुरुआती दौर में दे दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, और क्या है, करेंगे मेहनत उसके लिए। आपके यहाँ पर ये वार्ड 221, 222 में कौन कौन काउंसलर हैं? हमारे, मैंने शुरू में भी आपको बता दिया था, 221 में हिमांशी पांडे जी हैं और 222 में संतोष पाल जी काउंसलर हैं। जैसे कि अभी देखता हुआ आया मैं पूरे रास्ते में, तो गंदगी के तो अंबार लगे ही हुए हैं, और जैसे बोलते हैं नेम प्लेट सिस्टम, कि कौन सा ब्लॉक है या कैसे है, इस बारे में भी कहीं पे नोटिस वगैरह जैसे लगता है या बोर्ड लगते हैं, कहीं पे दिखाई नहीं दिया मुझे ऐसा। मैं कह रहा हूँ ऐसा तो कुछ काम ही नहीं करा इन्होंने। अभी मानसून आने वाली है, मानसून आ जाएगी, इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी, मानसून आ जाएगी, सारी नालियाँ भर जाएगी,
सड़क पे पानी भर जाएंगे, जो नालियाँ की गंदगी है ना ऊपर आके सड़क पे बहने लगेंगे, लोगों को पैदल चलना मुश्किल पड़ जाएगा, गाड़ियाँ आएंगी, गाड़ियाँ से छींटे पड़ेंगे लोगों को। तो ये चीज़ है। दूसरी बात, सिस्टमेटिक ढंग से एक वार्ड एक गली होती है, नंबर प्लेट ये सब लगते हुए हैं, गली में लिखे जाते हैं कौन सा ब्लॉक है, ये सब काम, इसमें पैसे खर्च होते हैं यार, इसमें कौन काम करेगा? इसमें क्या जरूरत पड़ी है काम करने की? इसमें तो पैसे खर्च होंगे ना। अभी तक मैं कह रहा हूँ 3 साल में कौन सी ऐसे इन्होंने सैंक्शन कराई है, कौन से ऐसे जो प्रोजेक्ट है इन्होंने कंप्लीट कराई है, कौन से ऐसे काम कराए हैं? ना नाली बनवाया, ना सड़क बनवाया, ना कुछ ना बनवाया। ये तो ऐसी है, बस चल रहा है मामला जैसे। पब्लिक का ओपिनियन क्या लग रहा है आपको यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ लोकल रेजिडेंट हैं? देखो जी, बेहतर तरीके का मैं बता रहा हूँ, पब्लिक बिल्कुल इन लोगों से क्षुब्ध है, पब्लिक बिल्कुल आक्रोशित है, और थोड़े ही दिन में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। ये काउंसलरों के खिलाफ, एमसीडी के भ्रष्ट जेईओ के खिलाफ जो इस तरीके की अवैध उगाही कर रहे हैं, और ये लक्ष्मी नगर विधानसभा लेवल पे एक बहुत बड़ा जो ना जन सलाह उमड़ेगा, और वहाँ डीसी को भी धरना प्रदर्शन देंगे, कमिश्नर के पास भी देंगे, और जो जेई हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछी जाएगी, जो यहाँ पे काउंसलर हैं उनसे भी पूछा जाएगा जी ये 3 साल कंप्लीट हो गए, चौथे साल में अपने लगभग चौथे साल भी चल रही है आपकी, उसमें कितना वर्क किया, ये प्रॉपर वर्क पूछा जाएगा, कितने काम हुए, और जनता जो है ना 1-1 साल का हिसाब मांगेगी जो कैसे क्या काम चल रहा है। ये जितनी भी वसूली है सब बंद हो जाएंगे, इतनी बड़ी आंदोलन का आगाज हो रहा है। ये कोई भी काउंसलर आता है, जब वो एफिडेविट देता है इलेक्शन के टाइम पर, वो अपने डिस्क्लोज करता है इनकम, आय, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, तो और अक्सर देखने में ये आया है कि 5 साल बाद उस काउंसलर की आय जो है वो तकरीबन 25 गुना बढ़कर हो जाती है। तो उसके बारे में क्या कहना है आप? देखो जी, ये सब जो है ना, आय जो बढ़ती है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ इनकी ना हर एक साल इंक्वायरी होनी चाहिए, हर एक साल इंक्वायरी कराएं। एक टाइम जब आप काउंसलर बनने से पहले आप एसेट बताते हो जो मेरी इतनी है, काउंसलर बनने के बाद आप 2 साल 3 साल जब 5 साल कंप्लीट करते हो तो बताते हो इतनी है। ये कौन सी फैक्ट्री चलाते हैं, कौन सा ये इन्होंने प्रोजेक्ट लगा लिया है, कौन सा ये वर्क करते हैं, ये तो पूरे डिटेल दें जी, इतनी इनकम आई कहाँ से है। ये सारी इनकम जो है ना, ये जितनी भी इनकम है ये सब दाएं बाएं की इनकम होती है, ऐसे क्लियर कोई इनकम नहीं होती। और जिनके इनकम बढ़े हैं, मैं कह रहा हूँ जिनके इनकम बढ़े हैं उनके खिलाफ जांच होगी। इसके लिए हाई कोर्ट में रिट फाइल करूँगा जो जितने भी ये काउंसलर हैं और जिनके ये एसेट जो बढ़ रहे हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं, किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं और कहाँ से इनकी इनकम हो रही है। जिस पे 1 मकान था उस पर 4-4 हो जाते हैं, ऐसे सुनने में आया है। जिस पे 1 मकान होता है उस पर 4-4 हो जाते हैं और उनकी एसेट बढ़ रही है। तो ये काउंसलर जो है या ये जो विधायक हैं जो भी हैं, ये क्या पब्लिक की सेवा करने आए हैं? पब्लिक की सेवा करने में क्या इतनी इनकम बढ़ जाती है? हमने तो अभी तक नहीं देखा जब पब्लिक की सेवा करने वाले को इनकम में ग्रोथ होता हो। पब्लिक की सेवा जो करते हैं उनकी इनकम होती है उसमें से खर्च होता है, बताते हैं कि इनकी इनकम बढ़ने लग जाती है। तो पब्लिक सेवा कहाँ हो गई? जिसकी इनकम बढ़ने लग गई तो उसकी उन्होंने सेवा करी नहीं पब्लिक की। पब्लिक की सेवा करने में इनकम नहीं बढ़ती कभी भी। इसलिए जो है ना, इसके जांच के लिए ये आंदोलन जो है ना, इस आंदोलन में इनकी जांच भी करानी है और इसके लिए जो भी अथॉरिटी होगी वो कंपिटेंट अथॉरिटी को डायरेक्शन करवाएंगे हम लोग जी इनकी भी जांच करी जाए जी ये जो है ना इनकम कैसे बढ़ी और कैसे आई है। ठीक है अभिषेक जी, फिर आपके पास एक बार वापस आएंगे पता करने के लिए कि लक्ष्मी नगर एन ब्लॉक या वार्ड 21, 221 और 222 में क्या गतिविधियां चल रही हैं। धन्यवाद।